Good morning to all. My name is Vikas Jivargi. My subject is physics for the class 6 to 10th. बच्चों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के बारे में। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल को समझना हमारे लिए फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ये मेन चैप्टर है आपके लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है और फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ये माना जाता है। तो इस सब्जेक्ट को या इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पैरामीटर्स को देखेंगे, जिससे आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ फील आए, आपके अंदर इंटरेस्ट जागे कि हाँ, एक ग्रेविटेशनल नाम का एक चैप्टर है, उसको हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो वन बाय वन में इसी चैप्टर की मैं हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एक वर्ड आया है ग्रेविटेशनल। अब इस ग्रेविटेशन को समझना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है कि ये ग्रेविटेशनल में एक नाम छुपा हुआ है, ग्रेविटी। तो इस ग्रेविटी को यदि हमें समझना है, तो हमें कुछ बेसिक फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। अब वो बेसिक फंडामेंटल क्या है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ग्रेविटी एक तरीके का फोर्स है। ग्रेविटी एक तरीके का फोर्स है जो किसके पास रहता है, अर्थ के पास रहता है। ग्रेविटी एक तरीके का फोर्स है जो अर्थ लगाती है, अर्थ के पास रहता है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रेविटी फोर्स है जो कि अर्थ के पास है, ये किस पर लगाती है, ये किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है, ठीक है। ये किसी ऑब्जेक्ट पर लगाती है। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ के रिस्पेक्ट में यदि हम बात करेंगे तो ग्रेविटी जो फोर्स है अर्थ के द्वारा हमारे ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है ना, या किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। और इसी को हम आगे समझेंगे चैप्टर में, इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। अब ये जो ग्रेविटेशनल आया है, ये किसका लॉ है, ये न्यूटन्स का लॉ है। लेकिन सर, न्यूटन्स के तो कुछ और भी लॉ है। वो जो 3 लॉ है जो आपको पता है, वो भी न्यूटन्स के ही लॉ है। लेकिन ये जो लॉ है, ये है आपका लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अब ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं, ताकि आपको एक इंटरेस्ट जागेगा यहाँ पर कि हाँ सर, हमने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा था। तो देखिए, आप क्या हुआ कि जो न्यूटन्स था वो किसी एक ट्री के ऊपर, ट्री के नीचे यहाँ पर बैठा हुआ था। जब ये किसी के बारे में सोच रहा था, क्योंकि न्यूटन्स एक साइंटिस्ट है, काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज इन्होंने दी है, तो वैसे ही एक ट्री के नीचे ये बैठे हुए थे। यहाँ से एक एप्पल नीचे गिरता है, एक एप्पल नीचे गिरता है और इनके सर के ऊपर गिरता है। तो जब इन्होंने देखा कि ये जो एप्पल है, जो पेड़ से नीचे गिरा हुआ, ये नीचे ही क्यों आया है, ठीक है ना, कि ये जो एप्पल है ये नीचे ही क्यों आया है। ये यहाँ पर भी जा सकता था, ये यहाँ पर भी जा सकता था, ये कहीं पर भी जा सकता था, क्योंकि ये तो फ्री है, बट ये नीचे ही क्यों आया। इसकी एनालिसिस उन्होंने की, किन्होंने की, न्यूटन्स ने की, ठीक है। तो न्यूटन्स ने ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है इस एप्पल के थ्रू। अब एप्पल गिरने से पूरी थ्योरी बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक एप्पल गिरने से उनके माइंड में एक पूरा चैप्टर क्लियर हुआ कि यार ये ऐसा क्यों हुआ, ये नीचे ही क्यों आया, ये यदि मैं मारकर नीचे फेंक रहा हूँ तो ये नीचे ही क्यों आ रहा है। तो ये नीचे आ रहा है ग्रेविटी नाम के एक फोर्स से जो कि अर्थ ने लगाया है, और इसी की एनालिसिस उन्होंने करी है। बहुत साल लगे हैं इसको बनाने में, इसके बाद भी और साइंटिस्ट आए, अपनी अपनी थ्योरीज उन्होंने प्रोवाइड की है। लेकिन जो मोस्ट यूजफुल थ्योरी है वो है आपकी लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल थ्रू न्यूटन्स। तो इस एप्पल, यदि एप्पल नहीं गिरता तो थ्योरी ही नहीं बनती, क्योंकि उनके माइंड में एक कंसेप्ट ही यहाँ पर डेवलप नहीं होता कि ये नीचे क्यों आया, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक फंडामेंटल ग्रेविटेशनल के बारे में समझने के लिए। देखिए, सबसे पहला मैंने वर्ड आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, फोर्स। अब एक बच्चे का क्वेश्चन ये आता है कि सर ये फोर्स क्या है, क्योंकि बच्चा तो छोटा है, उसको समझ में नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये फोर्स क्या है, इसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, अब मान लीजिए ये कोई सरफेस है आपका, ठीक है। इस सरफेस पर मैंने एक कोई ब्लॉक यहाँ पर रख दिया, एक स्क्वायर ब्लॉक मैंने किसी सरफेस पर रख दिया,
तो ये स्क्वायर ब्लॉक ये रखा ही रहेगा जब तक इसके अंदर फोर्स डेवलप नहीं होगा। इट मीन्स यदि मैंने इसको इस डायरेक्शन में फोर्स दिया, इस ब्लॉक को मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स दिया, तो ये ब्लॉक यहाँ पर कुछ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ब्लॉक का साइज कम नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आपको समझना है, तो आपको इसको इक्वल बनाना है। मैंने फोर्स दिया किसी ब्लॉक पर, तो ब्लॉक का जो पोजीशन था, इनिशियल पोजीशन, वो चेंज होके किसी सेकंड पोजीशन पर आ गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको फोर्स बोलते हैं। और जब हमने फोर्स दिया तो इस फोर्स के द्वारा जो भी काम हुआ है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी फोर्स के कारण अपनी पोजीशन को चेंज करता है, वही क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। जिस प्रकार आप व्हीकल्स में करते हैं, आपने गाड़ी स्टार्ट करी, एक्सेलेरेटर दिया, गाड़ी के अंदर फोर्स जनरेट हुआ, तो फोर्स जनरेट होने के कारण गाड़ी क्या होने लगी, एक्सेलेरेट होने लगी। इट मीन्स आपने अपनी पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब जब ये फोर्स लगा किसी ब्लॉक पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका मोशन भी तो हुआ है। तो यहाँ पर हम मोशन की भी स्टडी कर सकते हैं कि इस मोशन के रिस्पेक्ट में हम बात, मोशन को किसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है, सराउंडिंग एरिया में। जैसे आप बस में बैठे हुए हैं तो बस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो मोशन है वो गाड़ी के थ्रू हो रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि साथ में जो ट्रीज वगैरह भी है या फिर जो घर वगैरह है वो भी आपके साथ चल रहे हैं। ट्रेन में आपने हमेशा देखा होगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर हम मोशन को सराउंडिंग एरिया के रिस्पेक्ट में हम बात कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको बच्चों इतनी चीज़ें समझ में आई हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर समझ सकते हैं सभी चीज़ों को। अब समझते हैं यहाँ पर कि ये जो ग्रेविटेशनल वर्ड है या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो आया कैसे है। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। न्यूटन ने ये थ्योरी दी है बच्चों कि यूनिवर्स में कोई दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट ए रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट बी रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास जरूर होगा। A1 ये मास 1, ये बॉडी 1 थी, ये बॉडी 2 थी, तो इस बॉडी 1 का मास कितना है, m1 मास है, इसका m2 मास है। ठीक है, मेरा मास m1 है, आपका मास m2 है। तो इसी के रिस्पेक्ट में मैंने बात कर रहा हूं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 है, इसका मास m1 है, ए ऑब्जेक्ट 2 है, इसका मास m2 है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, m1 के थ्रू फोर्स लगने वाला F1 होगा, और F2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F2। अब सर ये फोर्स क्यों लग रहे हैं, क्योंकि न्यूटन ने बताया है कि जब आप किसी थ्योरी की, मतलब जब आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में वर्क करेंगे या फिर रिस्पेक्ट में बात करेंगे हम, तो यहाँ पर हम दो ऑब्जेक्ट को लेकर बात करेंगे। उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई क्या होगा, मास होगा। अब ये यूनिवर्स में कोई मास रखे हुए हैं, ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर बच्चों कि हर एक पार्टिकल, जैसे मैंने आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में बताया था कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ उसको खींच रही है। तो सेम जब आप किसी पार्टिकल के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि हर एक पार्टिकल, मान लीजिए पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, तो ये पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ खींचेगा, तभी तो फोर्स की बात कर सकते हैं ना हम। इसलिए हमने सबसे पहले आपको बताया ग्रेविटी फोर्स होता है, और यही चीज आपको यहाँ पर भी समझना है। तो ये जो F1 फोर्स है, अब ये जो M1 है ये M2 को बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग मैनर में अट्रैक्ट कर सकता है। ये कुछ इस तरीके से भी कर सकता है, ये कुछ इस तरीके से भी कर सकता है, और कुछ इस तरीके से भी कर सकता है। लेकिन न्यूटन ने ये बोला है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, किसी पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, या अर्थ की रिस्पेक्ट में हम सन की बात करेंगे, तो हम इनका सेंटर पॉइंट लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे पास, हमारे अंदर ग्रेविटी लगती है, तो ग्रेविटी हमारे CG पर लगती है, ठीक है ना, हमारी जो नाभि होती है उस पर लगती है। सेम इसी तरीके से ये फोर्स यहाँ पर नहीं लगेगा बच्चों, तो कहाँ पर लगेगा, सेंटर पर लगेगा। सब सेंटर कैसे निकालें इसको भी आप बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, इन मासेस का कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होगा, मैंने मान लिया यहाँ पर, तो इसको समझ लीजिए आप, ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है, ये इनका सेंटर पॉइंट हो गया।
अब ये M1 मास M2 मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स 1 है और किस पर लगा है, ये 2 पर लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 2 आपका यहाँ पर। सिमिलरली एक बच्चे का क्वेश्चन ये आता है, सर आपने बताया कि फोर्स बराबर होंगे, तो क्या ये M2 मास M1 मास को अपनी तरफ से सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? तो मैंने बोला बिल्कुल, ये जो M2 मास है ये M1 मास को अपनी तरफ सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो F2 मतलब M2 मास का F2 फोर्स लगा है, किस पर लगा है? M1 पर लगा है, इसलिए इसको लिखा जाता है F21। अब यहाँ पर बात ये आती है कि न्यूटन ने बोला है कि ये जो फोर्स है, इन दोनों का जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा M1 M2 के प्रोडक्ट के। मतलब दोनों मास का जितना ज़्यादा मास होगा, जितना ज़्यादा उनका मास होगा दोनों का, उतना ज़्यादा आपको फोर्स वहाँ पर लगाना पड़ेगा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। यदि मास कम है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मास है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ न्यूटन ने ये बोला है कि ये जो फोर्स है, ये जो दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ये है r। तो r जो होगा वो 1/r² होगा फोर्स के रिस्पेक्ट में। मतलब जो फोर्स, यदि आपकी डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। और यही एक्सप्रेशन ये बोल रहा है कि यदि r² है, मतलब फोर्स r की वैल्यू, डिस्टेंस आपने बढ़ा दी, तो आपको यहाँ पर फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज करना पड़ेगी। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं इसको, यदि मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ तो फोर्स इक्वल टू होगा, क्योंकि हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हो जाता है आपका G M1 M2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, ये कंप्लीट है। आप F12 की फोर्स के थ्रू भी ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं और F21 के थ्रू लगने वाले के लिए भी ये वाला फोर्स लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है ना। G क्या है? G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। पहली चीज हो गई आपकी, यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M1 M2 मासेस है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो G की वैल्यू होती है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो हमेशा बराबर रहेगी। ये होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहाँ से यदि आप इसकी क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे, तो फोर्स होता है आपका न्यूटन में, आर होगा आपका मीटर्स में। तो न्यूटन मीटर, मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 M2 ये होंगे केजी, क्योंकि हैवी बॉडी होगी। अभी मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस बताने वाला हूँ। तो ये हैवी बॉडी होगी, तो हैवी बॉडी के लिए आपका केजी में होगा, तो ये हो जाएगा आपका केजी स्क्वायर, क्योंकि M1 का केजी, M2 का केजी, तो केजी स्क्वायर। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। ये हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको हम अच्छे से समझाने वाला हूँ, ताकि आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं बच्चों कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। दो ऑब्जेक्ट के इसमें लगता है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो F1 फोर्स होगा वो F2 फोर्स के बराबर होगा। ठीक है ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये जो फोर्स है आपका वो अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहेंगे मीडियम के। अब सर ये इंडिपेंडेंट कैसे रहेंगे इसके बारे में भी आप बता दीजिए। यदि मैंने ग्रेविटेशनल निकाला, एयर में निकाला, वैक्यूम में निकाला या किसी और भी मीडियम में निकाला, तो आपकी वैल्यू क्या होगी इस पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब ये जो कांस्टेंट है ये सेम ही रहेगा। इसके बाद हम बोल सकते हैं ये पॉइंट मासेस होते के लिए लगता है। अब ये पॉइंट मासेस क्या होते हैं इसको समझ लीजिए कि जब आप हैवी बॉडी, जैसे मैंने बताया ना आपको कि हैवी बॉडी के इसमें लगेगा, तो हैवी बॉडी के इसमें मतलब कि आपका अर्थ और सन ले लीजिए, तो ये दोनों क्या हैवी बॉडी है। लेकिन जब हम सन से अर्थ को देख रहे हैं तो सन अर्थ को एक पॉइंट मासेस की तरह दिखेगा। वैसे आप अर्थ से सन को देख रहे हैं, अर्थ सन को देख रही है, तो एक पॉइंट मासेस दिखेगा। तो हम हैवी बॉडी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है ना, इनके डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, पॉइंट मासेस के होना चाहिए, तभी ये फोर्स यहाँ पर वैलिड रहेगा। मान लीजिए आपकी बॉडी बहुत बड़ी है लेकिन आपने पास में रख दिया, लेकिन वो पॉइंट मासेस क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। यदि ये दोनों पॉइंट आपस में बहुत
पास पास में है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, कोई भी डिस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे। यदि ये बहुत दूर चले जाएंगे तो यहाँ पर ये फोर्स एप्लीकेबल रहने वाला है, और यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स रहेगा हैवी बॉडीज़ के लिए ही आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो इस तरीके से बच्चों हम समझ सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के बारे में। मैंने आपको बेसिक से स्टार्ट किया था और आपको मैं हायर लेवल पे ले गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।